अजीत भाई साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ये जो हम लोगों ने ये वेस्टर्न उससे इसको कॉपी किया, सर्वे और मूड ऑफ द नेशन, कौन आगे किसकी लीड, ये सब वहां के नई नई टेक्नोलॉजी आई, नए नए स्टैटिस्टिक्स के नियम आए और उसके हिसाब से हमारे यहाँ भी सेफोलॉजिस्ट होने लगे, फिर इसको करने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब लोगों का थोड़ा इस पे विश्वास रहता है कि भाई ये मालूम नहीं कहाँ होता है। और मैंने पहले भी कहा अजीत भाई साहब, मैं आज फिर से कह रहा हूं, मुझे 1977 में मैं पहले चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। 12 लोकसभा चुनाव तब से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। मेरे पूरे जीवन में आज तक, और ना किसी मेरे डायरेक्ट जानने वाले के जीवन में किसी के पास एक फोन भी आया हो जिसको सर्वे वाले ने फोन करके कहा हो कि भाई मैं हरदम कहता हूं भाई किसी के पास आया हो तो बताए। मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है। खैर, मैं जो आपसे दो चीजें पूछ रहा हूं कि अभी जब ये सर्वे आ रहा है तो उसमें भी आप एक ध्यान करिए, जो हमारे एंकर लोग हैं ये जब उसको करते हैं तो उसमें एक कैवियट लगाते हैं, ये सर्वे तो ऐसा आ रहा है लेकिन ये लोकसभा का मूड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि लोकसभा में मोदी जी की जो वो है पॉपुलैरिटी है वो कुछ 95%, 99% कुछ इस तरह के फिगर देंगे जो आपको अजीब सा लगेगा। वो ये भी कहना भूल जाते हैं कि भाई ये सारा इलेक्शन तो मोदी जी अपने नाम पे लड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने अभी तक राजस्थान में या मध्य प्रदेश में उनका लीडरशिप तो डिफाइन नहीं हुई है। शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा था, लेकिन अब तो लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान शायद टिकट की जो कार्रवाई चल रही है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें भी उनका कोई स्थान नहीं है। तो पहली चीज आपसे ये पूछ लूं कि अभी जो भी हो रहा है वो क्या जमीनी हकीकत है क्या? और बाकी सर्वे वाले अब गायब भी हो गए हैं, जो हर हफ्ते का मूड ऑफ द डे, कौन सा टिकर ट्रैकर सब रखते थे, दे आर ऑल लॉस्ट। तो लॉस ऑफ बिजनेस भी है कुछ लोगों के लिए। अजीत भाई साहब। आनंद जी, मैं जो हूं एक ही सर्वे आज देखा हूं, टाइम्स नाउ का सर्वे जो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ, उसको मैंने पूरा देखा और जितना फिगर हो सका मैंने उस पर कंसंट्रेट किया। मैं सर्वे को सीरियसली लेता हूं, क्योंकि सर्वे इसलिए सीरियसली लेता हूं कि पूरे देश भर में जो एक पिक्चर, क्लियर कट पिक्चर या टेंडेंसी कहिए, ये हो सकता है कि उनका जो सीट प्रेडिक्शन है वो 25 सीट इधर गलत हो जाए, उधर गलत हो जाए, बट जो ओवरऑल मापदंड है, इंडिकेशन किस तरफ है, वो ज्यादातर वो सही आता है मेरे अनुसार। तो मैं जो टाइम्स नाउ का सर्वे देखा, तो पहले मुझे स्टार्ट करने दीजिए कि उसकी क्या खामियां थी। वो यदि हम ध्यान दे दें तो उसके बाद उस सर्वे के क्रेडिबिलिटी पर हम डिबेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी खामी थी कि वो सर्वे अपने आप को, सर्वेयर्स जो हैं अपने आप को कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव सर्वे कर रहे हैं, है ना, तभी उनको हम सीरियसली लेंगे। ईटीजी एक पोलिंग बॉडी है, तो ईटीजी टाइम्स नाउ का सर्वे है और उसका नाम दिया गया था पब्लिक्स मन की बात। पब्लिक्स मन की बात, तो उसका ब्रांडिंग आपने शुरू में ही कर दिया। मन की बात का ब्रांडिंग तो मोदी जी के साथ है, तो गया ऑब्जेक्टिविटी हवा में, पहली बात है। दूसरी बात कि अच्छा, ईटीजी के बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ईटीजी किस चीज का फुल फॉर्म है। तो ईयर टू ग्राउंड, इसका है ईयर्स टू ग्राउंड का, ये बेसिक ईयर टू ग्राउंड ईटीजी। तो उससे जो है ये कुछ कुछ सर्वे किया है, मतलब ये टॉप सर्वे नहीं है, बट कुछ कुछ सर्वे पहले भी किया है। अब सबसे पहले मुझे बताने दीजिए कि इसमें सबसे बड़ी गलती क्या थी। ये बार बार कह रहे थे इफ इलेक्शंस वर हेल्ड टुडे, आज यदि चुनाव हो, और ये सर्वे कब हुआ है? अप्रैल से जून, याद रखिएगा, अप्रैल से जून, घोर गर्मी है ना उस पीरियड में, और यहां बरसात भी निकल गया और आज अक्टूबर में ये सर्वे को दिखा रहे हैं, तो 4 महीना बासी हो गया। ठीक है। दूसरी बात, जब ये सर्वे किए तो इंडिया जो है अपना सेकेंड मीटिंग भी नहीं किया था, पटना छोड़ के, वो भी शायद जून के महीने में, उसके बाद बेंगलुरु का मीटिंग भी नहीं हुआ था, और अब जो है इंडिया का 3rd मीटिंग हो चुका है। ठीक, तो ये पूरा बासी हो चुका। अच्छा, इस चीज को आप देख लेंगे सर्वे में, क्यों? कभी ये कहता है इंडिया, कभी कहता है यूपीए,
कभी कहता है कांग्रेस प्लस। अच्छा, इसको मैंने देखा कि भाई ऐसा तो नहीं कि तीनों का मीनिंग एक ही है, तो मैंने देखा नहीं, अलग अलग सीट का आकलन किया है। तो जैसे कि जब ये इंडिया का आकलन किया तो ये इंडिया को दिया 160 से लेके 190, चलिए कहिए कि 10 सीट कम ही दिया, तो 200 फिगर के करीब करीब इंडिया को ये दिया। उसके बाद में ये अपने ही सर्वे को जब यूपीए कर दिया तब 111 से 149 पर आ गया। नहीं, उस समय ये कांग्रेस का मापदंड यूज किया, 111 से 149। अब देखते जाइए गड़बड़ी क्या है। इसके पहले एक सर्वे आया इंडिया टुडे का, जिसको हमने डिस्कस किया था आपके साथ एक मीटिंग में थोड़ी सी। उस इंडिया टुडे के सर्वे में था वो इंडिया टुडे का जो सर्वे था, मूड ऑफ द नेशन पोल, वो कांग्रेस को 77 सीट मैक्सिमम दिया था। ये जो है कांग्रेस को 149 मैक्सिमम दिया है। 149 जो है वो 2014 के सीट से करीब 10 सीट ज्यादा है। 2014 में आपको याद है, नहीं सॉरी, 2009, 2004, 2004 में जब सोनिया गांधी लड़ी, जब वाजपेयी जी हारे, तो उस समय 140 सीट कांग्रेस को आया था करीब, और अभी जो है ये 149 दे रहा है। 145 जी, 145 111 से नहीं, क्या किया है ना, 3 बार मापदंड बदला है। तो जो कांग्रेस को दिया है 111 से 149, मतलब 150। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2004 से ये करीब करीब 10 सीट ज्यादा दे दिया है कांग्रेस को। इंडिया टुडे का जब हम एनालिसिस किए थे तो उसमें था यदि कांग्रेस 75-77 से 140-150 ले आए तो बीजेपी आ जाएगी 225 पे, ठीक है ना। उसका क्योंकि उसके अनुसार, इंडिया टुडे सर्वे के अनुसार, और इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे है, सी वोटर का रेपुटेशन ईटीजी से बेटर ज्यादा है। तो ये जो है, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया टुडे के सर्वे का जो मेन कंक्लूजन था वो ये था कि यदि कांग्रेस 75-77 सीट जो उसका आकलन था उससे डबल आ जाए तो बाकी जो पार्टियां हैं इंडिया का, वो तो अच्छा परफॉर्म स्टेट्स में कर ही रही है, तो अपने आप जो है बीजेपी 225-250 के बीच आ जाएगी। तो यानी कि हाफवे मार्क से नीचे आ गया, हाफवे मार्क 272 है, तो यानी कि बीजेपी अपने आप में सरकार तो नहीं बना पाएगी। अब एनडीए क्या करे परफॉर्मेंस वो देखा जाएगा। जी तो मैं हमको बोला गया क्या? नहीं, वो कहीं से आ गया था, अब म्यूट कर लिया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सर्वे है, ये सबसे बड़ी इसकी गलती है कि ये इतना अर्ली ये सर्वे हुआ है, अप्रैल में शुरू हुआ। इंडिया के फॉर्मेशन को ये जो है ठीक से उसको एकत्रित कर नहीं पाए 28 पार्टी एक साथ, तो इसलिए इसका कंक्लूजन देखिएगा, जब प्रोग्राम खत्म हो रहा है तब उसने क्या किया है कि बीजेपी प्लस को दिया है 285 से 325 और कांग्रेस को दे दिया है 111 से 149। ममता को अलग कर दिया है 20 से 22, तो वो भी तो इंडिया की पार्ट है ना। उसके बाद क्या किया है, अखिलेश को अलग कर दिया है, समाजवादी पार्टी को, जो कि इंडिया का पार्ट है, तो 4 से 8। आपको अलग कर दिया है 4 से 7। तो ये जो सारे फैक्टर्स, और एक जगह एक पार्ट को गायब कर दिया है। कौन से पार्ट को? बिहार का जो अलायंस है, महागठबंधन, वो इसके ब्रेकअवे, जो इसका जो ब्रेकअप है इंडिया का, उसमें वो है ही नहीं, उसका आकलन ही नहीं किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मतलब इतना, जबकि अप्रैल से शुरू किया, जून में खत्म किया सर्वे, आज दिखाया गया, और उसके बाद इतना मैथमेटिकल मिस्टेक, तो ये दिखा रहा है कि मतलब ये कितना वीक सर्वे है। तो पहले ही मैं इसके मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन कर रहा हूं
कि मेथोडोलॉजी तो तब होगा आप रैंडम सैंपलिंग किए कि नहीं। बाय द वे 60% इसका जो रैंडम सैंपलिंग है वो टेलीफोन से किया गया है। अब टेलीफोन में दिक्कत क्या होता है आनंद जी, टेलीफोन में जब आप किसी से बात करेंगे तो वो कहेगा मैं वोट दूंगा, तभी आप उसका वोट गिनिएगा, तो ऑलमोस्ट 100% टर्नआउट हो जाता है टेलीफोन से। मतलब मतदान जो है, जितने लोगों से आप बात किए वो सारे मतदान दे दिए, जबकि रियलिटी में भारत में मैक्सिमम मतदान 60 to 70% होता है लोकसभा में, तो 40% तो वैसे ही घट जाता है। तो टेलीफोन सर्वे को उसीलिए सीरियसली लिया नहीं जाता है। ये कहने के लिए तो 1,25,000 लोगों का सर्वे किया, पर करीब करीब मेजॉरिटी जो है वो टेलीफोन सर्वे है। उसमें क्या होता है, फेस टू फेस सर्वे में जैसे आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, उसमें लाइव फैक्टर को कि वोटर जो है जिससे आप सर्वेयर बात कर रहा है वो सच में पिछले चुनाव में दिया था कि नहीं वोट, उसको आप चेक कर सकते हैं। एक तरीका होता है लाइव फैक्टर बताने का, इसमें टेलीफोन में वो नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है उसमें। मतलब आप सोचिए ना, 40% ज्यादा ओवर एस्टिमेट हो रहा है। तो ये सारी खामियां है इस सर्वे में। इसके कारण इस सर्वे के रिजल्ट्स को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाए। तब है क्या, तो फिर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि जो इसका सेंट्रल टेंडेंसी है, स्टैटिस्टिक्स जो है ना, अपने सेंट्रल मतलब कमियों के बावजूद सेंट्रल टेंडेंसी को इंडिकेट कर देता है। और सेंट्रल टेंडेंसी इसका वही है कि लोकसभा में अभी नहीं, याद रखिएगा, अप्रैल से जून यदि चुनाव होता लोकसभा का, जो कि 1 साल पहले हुआ, क्योंकि 2024 में चुनाव है मई जून में, तो 1 साल पहले हो गया ना ये सर्वे। तो उस समय यदि सर्वे होता तो सेंट्रल टेंडेंसी कह रहा है कि एनडीए को एडवांटेज है। इतना ही इसको सीरियसली लिया जाए कि लोकसभा में एनडीए को एडवांटेज है। अब एक समय उसके बाद क्या होगा, उसके बाद राहुल गांधी का 2 अक्टूबर शायद कल से मान लीजिए दोबारा यात्रा निकले, यदि निकलेगा तो। उसके बाद बाकी पार्टियां अलायंस किस तरह बना रही है, क्या पहले 26 लोग थे, उसके बाद 28 लोग बने, उसके बाद जो है अन्ना डीएमके तमिलनाडु में छोड़ चुका है अलायंस को। उसी तरह से जैसे कि एक साल पहले नीतीश कुमार अलायंस को छोड़ दिए, पंजाब में अकाली अलायंस को छोड़ चुका है, शिवसेना 2 भाग में टूट चुका है, 1 भाग छोड़ चुका है, अजित पवार उनको ज्वाइन कर लिया महाराष्ट्र में। ये सारे जो हुए हैं ना, ये कर्नाटक चुनाव के बाद हुआ है करीब करीब, नीतीश कुमार को है ना। तो ये सारे को उन्होंने अपडेट नहीं किया। मेरा ये कहना है। तो नहीं, इसमें ग्रॉस अंडर एस्टिमेट ऑफ इंडिया अलायंस एंड ग्रॉस ओवर एस्टिमेट ऑफ एनडीए अलायंस अपने आप इस चुनाव इसमें हो गया सर। तो उसकी अजीत भाई साहब, हाँ जी अजीत भाई साहब, एक चीज मैं पहले बता दूं, डॉक्टर राकेश पाठक, अगर मोदी जी नहीं होते तो 30 नहीं 100 सीटों पे जमानत जब्त होती। मोदी जी की वजह से केवल 30 सीटों पे जमानत जब्त हुई। तो ये एक्सप्लेनेशन की आप बात मत करिए, अगर मोदी जी नहीं होते तो 100 सीटों पे जमानत जब्त होती। अजीत भाई साहब, ये बीजेपी जो सरप्राइजेस लाती है, छत्तीसगढ़ में पिछली बार उन्होंने सारे सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए थे। मतलब जिस तरह के प्रयोग वो करते हैं, तो और होता क्या है कि इसीलिए भाई अमित शाह को माना जाता है कि भाई ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ऐसा कुछ दिमाग लगाते हैं कि वो ये हो जाता है। मैं 2 चीजें, एक तो सरप्राइज, अभी कुछ सरप्राइज और आने की संभावना। दूसरा, ये जो विधानसभा चुनाव है, जो मेरे किसी साथी ने कहा, ये लोकसभा चुनाव से बहुत अलग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसमें लोकल मुद्दे तो हावी होंगे, लेकिन साथ साथ इसमें लोकसभा चुनाव मतलब आम चुनाव की कहीं ना कहीं धमक भी दिखाई दे रही है। वो बिल्कुल सेपरेटेड नहीं है। जैसे कर्नाटक चुनाव केवल विधानसभा चुनाव था, हिमाचल, गुजरात केवल, यहां पे एक धमक, एक गूंज आपको आम चुनाव की भी दिखाई देगी। मैं इस पे थोड़ा आपका एक ले लूं, और अगर वो धमक दिखाई दे रही है तो फिर उसका क्या फर्क पड़ता है, अजीत भाई साहब? ये जो 3 चुनाव जो है आनंद जी,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये यदि पिछले बार भी देखा जाए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी तीनों चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ये तीनों स्टेट को, स्पेशली मध्य प्रदेश और राजस्थान को स्वीप कर गई थी। तो इस मामले में यदि ये अभी प्रिडिक्शन हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी असेंबली चुनाव में पीछे है पर लोकसभा में आगे है, तो कोई नई बात नहीं है। उसका 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 मेन कारण क्यों ऐसा होता है? उसका मेन कारण इसलिए होता है कि जहां भी कांग्रेस और बीजेपी में सीधा सीधा लड़ाई है तो वहां पे कांग्रेस को एडवांटेज मिल जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि 2018 में तीनों कांग्रेस जीती, तीनों बीजेपी हार गए असेंबली चुनाव में। और लोग उसमें होता क्या है लोकसभा में कि कांग्रेस के अलावा ये रीजनल पार्टीज हावी हो जाती है। तो बहुत बार कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ है वो रीजनल पार्टीज ले लेती है। जैसे कि बिहार में मान लीजिए कांग्रेस अलायंस में है लालू के साथ, आरजेडी और जेडीयू के साथ, बट वो हावी हो जाते हैं इसके ऊपर। या बंगाल में यदि इंडिया अलायंस में ममता के साथ भी कांग्रेस गया तो कांग्रेस दब जाता है, तृणमूल आगे बढ़ जाता है। तो झारखंड में नहीं भाई साहब, झारखंड में, तमिलनाडु में, सब जगह सब जगह इनफैक्ट इसमें भी देखिएगा, यहाँ जो प्रिडिक्शन है तमिलनाडु में, तो कांग्रेस को काफी सीट मिल रहा है बट वो अलायंस के कारण डीएमके के साथ है, तो ये दिक्कत होता है। बट एक बार मैं दोबारा आंकड़ों पर फिर से ध्यान देना चाहता हूं दर्शक का, और ये दो पोल अभी जो आया है, दोनों बड़ा पोल, ये टाइम्स नाउ, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, मैं यहाँ नौकरी भी कर चुका हूं, और दूसरा इंडिया टुडे का पोल, वहां भी मैं नौकरी कर चुका हूं। लार्जेस्ट दोनों मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, और एक मिनट के लिए इसको हम भूल जाएं कि ये गोदी मीडिया है, हम मान के चलें कि ये साइंटिफिक पोल है, क्योंकि पोल जो है वो सी वोटर किया है और ईटीजी किया है, नाविका कुमार या चित्रा जोशी नहीं की है, पोल तो कोई और किया है ना। तो उसको हम एक मिनट के लिए सीरियसली लें तो एक देखिए, चुनाव तो एक ही होगा, पोल अलग अलग है, पर पोल की एक्यूरेसी तभी होगी जब वो चुनाव के नजदीक पहुंचे। तो दो बड़े बड़े चुनाव यदि बिल्कुल विपरीत हो तो इसका मतलब है कि उसमें से एक गलत है, या तो हो सकता है दोनों गलत हो, बट एक तो जरूर गलती होगी। तो क्या किस चीज को एक्यूरेटली लिया जाता है सर्वे में? परसेंटेज वोट को, सीट को नहीं, क्योंकि सीट की जो असेसमेंट होती है वो रैंडम सैंपलिंग पर नहीं होती है, वो अलग से कैलकुलेशन उसका लोग करते हैं। ये जो असली होता है परसेंटेज वोट, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पर होता है, तो उसकी कैलकुलेशन को सीरियसली ली जाती है। तो इंडिया टुडे का पोल जो है वो इनफैक्ट इसी पीरियड में हुआ और 15 अगस्त के दिन दिखाया गया, उसका मूड ऑफ द नेशन पोल। तो उसमें एनडीए को, बीजेपी प्लस एनडीए को 43% वोट दिया गया, परसेंटेज वोट मैं कह रहा हूं। और उन्होंने इंडिया को कैलकुलेट किया था सही 2600 पार्टी के साथ, तो उसको 41% वोट दिया गया, यानी कि दोनों वोट के बीच सिर्फ 2% का डिफरेंस था। और आप ही के चैनल पे हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि भाई हर पोल में माना जाता है कि हम 1 से 3% गलती करते हैं, हो सकता है साइंटिफिकली, तो हो सकता है 43-41 कहीं उलट ना जाए, है ना। तो ये पोल को हमने सीरियसली लिया कि भाई देखिए कितना ऑनेस्टली बोला है कि 2% का फर्क है और ये एक साल में बदल भी सकता है। अब टाइम्स नाउ का पोल लिया जाए, टाइम्स नाउ का पोल जो है एनडीए को 38.08 दे रहा है, वो दे रहा है 43, ये दे रहा है 38। भाई 5% का यदि फर्क है दोनों पोल के बीच में बीजेपी के ही वोट पर, तो इसका मतलब एक गलत एक सही। और इंडिया को कितना दे रहा है? 28.82, मतलब 29%, मतलब कि 9% का गैप दिखा रहा है एनडीए और इंडिया के बीच। तो एक दिखा रहा है 9% का, एक दिखा रहा है 2% का।
है ना। तो इसमें से एक ही पोल सही हो सकता है, क्योंकि चुनाव तो एक ही होगा ना भाई। पोल तो असेसमेंट है, पोल तो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो चुनाव होगा, अब वो भी होगा जाके मतलब अप्रैल मई 2024 में। तो ये आकलन है। तो ये आकलन में देखिए, माने एक विद्यार्थी लगता है कि यदि उसको हम ए देंगे तो दूसरे को डी दे देंगे, माने एक पास हुआ तो एक फेल हो जाएगा। ये होना नहीं चाहिए। चुनाव में परसेंटेज वोट में सीट का आकलन आप अलग अलग करिए, बट परसेंटेज वोट के जो आकलन है उसमें एक तरह का सम्मिश्रण होना चाहिए, सिमिलर मतलब होना चाहिए, नहीं तो अनसाइंटिफिक सर्वे हो गया। तो यही मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि आंकड़ों को ही देखा जाए। एक मिनट, हम ये भूल जाएं कि इसमें और क्या बायसेस हैं। तो आंकड़े के बेसिस पर या तो ये पोल सही है या इंडिया टुडे सही है। और इंडिया टुडे को इसलिए मैं ज्यादा सही मानूंगा, हो सकता है कि गलत निकले, पर इसलिए ज्यादा सही मानूंगा कि इंडिया टुडे पोल आज से नहीं, 20 साल के ऊपर से, करीब 2003 से वो मूड ऑफ द नेशन कंटिन्यूअसली करते रहा है। और ऊपर नीचे मोदी जी का ही ग्राफ, ऊपर नीचे राहुल जी का ग्राफ, वो दोनों जो है उसका सर्वे करता है। तो ये जो है ईटीजी, इसका तो पहले नाम पहली बार हम सुने हैं। और दूसरी बात है, ये इतना पोल किया नहीं है। और इसमें मैंने देखा कि भाई कहीं इंडिया कह रहा है, कहीं यूपीए कह रहा है, कहीं कांग्रेस प्लस कह रहा है, और उसके खाली नाम ही नहीं बदल रहा है, उसका असेसमेंट भी बदल दे रहा है नंबर्स का। तो इसीलिए मुझे ये पोल थोड़ा क्वेश्चनेबल लग रहा है कि भाई ये या तो मेजर मिस्टेक किया है, 2% को 10% दिखा दिया है। 2% में पूरे भारत का इलेक्शन उलट जाता है। मध्य प्रदेश जो भी फॉलो करते हैं उन्हें मालूम है कि मध्य प्रदेश चुनाव में, पिछले बार असेंबली चुनाव में बीजेपी को 0.0304% ज्यादा वोट था कांग्रेस से, फिर भी कांग्रेस जीता। तो जब इतने छोटे परसेंटेज, मतलब 0.03 0.04 के डिफरेंस से पार्टी बदल गया, तो कहां 2%, कहां 10%, 9%, 10%। जी जी है ना। तो ये जो है मतलब इस बेसिस पर, माने इसी के नंबर के बेसिस पर मैं इस पोल को मानता हूं कि बड़ा ये मुझे क्वेश्चनेबल लग रहा है। इस एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि दोनों पोल में दो तीन सिमिलैरिटी है, उसको लिया जाए, वो बड़ा अच्छा है। वो ये है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 3 प्लेयर जो हैं वो है नवीन पटनायक, राव इन तेलंगाना और जगन रेड्डी, आंध्र प्रदेश। हाँ, ये तीनों जो हैं ये इंडिया के पार्ट नहीं है, और ये तीनों दोनों पोल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किए हैं। ये इंडिया के लिए बड़ा जरूरी है कि उस 28 के बाद इंडिया और भी आगे बढ़े और इन तीनों से बात करके इनको अपने साथ लाए। जब तक नहीं लाएगा और ये यदि चले जाएंगे भाजपा के तरफ, तो भाजपा का पलड़ा भारी हो जाएगा। ये एक सिमिलैरिटी है दोनों में। एक और बड़ा अच्छा सिमिलैरिटी है दोनों पोल में, उसीलिए इसका चर्चा किया जाए, और वो ये है कि साउथ इंडिया में बीजेपी साफ है। मतलब केरला, तमिलनाडु में भी तो पूरी मतलब एकदम साफ है। कर्नाटक में भी इस पोल में भी दिखाया है कि बीजेपी का परसेंटेज वोट और सीट घट गया है 2019 से। तो नेचुरली अभी तो चुनाव जीता भी है कांग्रेस बहुत जोर से असेंबली में। तो जनता दल सेकुलर के अलायंस के बावजूद भी बीजेपी स्लाइड किया है इस पोल में भी, जो पोल इतना परसेंटेज, इतना ज्यादा सीट्स दिखा रहा है। और तीसरा कि साउथ में साफ है, यदि थोड़ा सा एज है उसको तो उड़ीसा, आंध्रा और तेलंगाना के कारण। और फाइनली नॉर्थ में बीजेपी यदि अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है तो 2019 में अपने प्लेटो पर बीजेपी पहुंच गया था, है ना। करीब गुजरात के सारे सीट जीत गए थे। तो भाई अब अच्छा भी करेंगे तो 26 सीट से बढ़ेगा नहीं ना सीट, तो वहीं पर लटक जाएंगे। तो उसी तरह से जैसे कि दिल्ली में करीब करीब सारा सीट साफ, मतलब एक तरह 7 में 7, हाँ 7 में 7, हरियाणा 10 में 10, राजस्थान और मध्य 26 में प्रदेश 25, लोकसभा में इन दोनों स्टेट्स में झाड़ू किया था बीजेपी, पूरा स्वीप कर गया था लोकसभा में। तो मान लीजिए परफॉर्मेंस लोकसभा में बेटर भी हो जाए तो सीट तो आपका बढ़ेगा नहीं,
जी। बीजेपी का परफॉर्मेंस तभी बेटर होगा जब वो साउथ में इनरोड मारे, जब वो जाके बिहार में इनरोड मारे। बिहार में पिछले बार जो एनडीए का कैलकुलेशन हो रहा है तो उसमें जेडीयू और बीजेपी एक साथ था, एक को 17 मिला, एक को 16 मिला। इस बार वो 16 प्लेयर जो है वो तो इधर आ गया है ना लालू जी के साथ, तो नेचुरली वहां पर बहुत जोर चेंज होगा। तो बिहार और महाराष्ट्र, ये दो स्टेट्स जो है ये बीजेपी के लिए चैलेंज है। पिछले बार शिवसेना और बीजेपी एक साथ था, इस बार शिवसेना में दो टुकड़ा हो गया है। तो ये दोनों दिखा रहा है रीजनल जो लेवल पर सिमिलैरिटी है कि भाई इंडिया के लिए सीरियस क्वेश्चन है कि ये तीनों प्लेयर को, नवीन पटनायक को, केसीआर को और रेड्डी साहब को एक साथ लाना और अपने साथ लाना बहुत जरूरी है। उस पर जो मान लीजिए जो कांग्रेस का आक्रमण हो रहा है केसीआर पर तेलंगाना में, वो कांग्रेस को फाइनली हर्ट करेगा लोकसभा में। तो इतना आक्रामक नहीं हो। उस मामले में नीतीश कुमार ने ज्यादा मेच्योरिटी दिखाई जब उन्होंने केसीआर को पटना में पहले इंडिया अलायंस के पहले ही उन्होंने उनको बुलाया और कोशिश किया साथ जोड़ने का। तो वो जो है मेरे अनुसार वो यही रास्ता इंडिया को अपनाना चाहिए।